चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 12। तो आप पिछले लेक्चर पढ़ के आइएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, न्यूटन के समीकरण को। और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पहले 11 लेक्चर अच्छे से पढ़ना है, और मैंने आपसे बोला था रीडिंग करके आइएगा। तो आशा है कि आप रीडिंग करके आए होंगे। बिना रीडिंग करके आएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होगी, मतलब अगर रीडिंग करके आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से आप रीडिंग करके ही आइएगा। तो चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो तीव्रता अर्थात विकिरण क्वांटा की संख्या चाहे जितनी भी हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ताक्षणिक ही होगा। तो मैंने देखो ये पिछली क्लास में भी आपको जो है ये बात बताई थी कि जो है तीव्रता अर्थात विकिरण क्वांटा की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है ना, वो इमीडिएट होता है। इमीडिएट मतलब तात्क्षणिक और तुरंत, ऑन स्पॉट कहते हैं जिसको। तुरंत होता है, चाहे जितनी चाहे ऊर्जा से आ रहा हो, चाहे कुछ हो, होगा तुरंत ही। और मतलब जिसको इंग्लिश में ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, तुरंत गिरा तो तुरंत बाहर आ गया। तो वैसे जो है उत्सर्जन होता है। और कम तीव्रता से उत्सर्जन में विलंब नहीं होगा, क्योंकि मूल प्राथमिक प्रक्रिया वही रहेगी। तीव्रता से केवल यह निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस निर्धारित प्रक्रिया एक एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा एक प्रकाश क्वांटम का अवशोषण में भाग ले सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही प्रकाश विद्युत धारा के परिणामों का निर्धारित होता है। तो समझिए आप कि और इसका मतलब क्या है। 2 मिनट रुक गया, मैं पेन से समझाता हूँ आपको। देखिए प्रक्रिया तो वही रहेगी, जो कम तीव्रता वाले उत्सर्जन से विलंब नहीं होगा, क्योंकि मूल प्राथमिक प्रक्रिया तो वही रहनी है अपनी, सेम। तो देखिए तीव्रता से केवल यह निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस प्राथमिक प्रक्रिया में भाग ले सकने वाले इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही प्रकाश विद्युत धारा के परिणाम पर निर्धारित होता है। मतलब ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की जो केवल तीव्रता से केवल यह निर्धारित होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा से बाहर आएंगे। लेकिन जो आएंगे वो तो तुरंत आएंगे ना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मतलब उच्चतम ऊर्जा जो होगी, जो बाहर पट्टिका से आने पर इलेक्ट्रॉन के पास होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत बाहर आएगा पट्टिका से। ऊर्जा कुछ भी हो, तेज आ रहा हो, धीमे आ रहा हो इलेक्ट्रॉन, वो केवल उस पर निर्भर करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और किस ऊर्जा से आएंगे, लेकिन आएंगे तुरंत ही पट्टिका से बाहर। ये बात आपको जो है आपको याद रखनी है। देखिए समीकरण 11.1 का उपयोग कर प्रकाश विद्युत समीकरण 11.2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको पिछली जो है लेक्चर में दिखाया था। मैं आपको लिख देता हूँ, और जो हमने पढ़ा था एक कि ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने के लिखा है, तो आप इससे के उच्च समझिए इसको, के क्योंकि उच्च लिखना थोड़ा डिफिकल्ट मुश्किल पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वही अपना एच, और क्या था म्यू। और इसमें से क्या घटाया था हमने, हम लोगों ने इसमें से घटाया था कार्यफलन। हो सकता है मेरे थोड़े टेढ़े मेढ़े शब्द माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये थी हमारी इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन से अगर आप इसको जो है देखोगे, और देखोगे आप इन दोनों इक्वेशन को, तो ये इस साइड तो एच मी माइनस म्यू इसमें भी है, और एच वी माइनस म्यू इसमें भी है। तो फर्क क्या है कि के जो है, के की जगह इसमें लिख दिया गया है ई वी नॉट। ऐसा कैसे लिख दिया गया है? तो आपने अपने विद्युत आवेश क्षेत्र के चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जो है हमारी जो एनर्जी होती है, इसको हम ऊर्जा कहते हैं, वो क्यू वी होती है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा वाले चैप्टर में। और ये जो है अपनी ऊर्जा के बराबर होती है, इसको यू से भी जो है दर्शाया जाता है। तो कुछ नहीं है, इधर जो है क्यू जो है चार्ज क्या है, यहाँ अपना चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह लिख दिया ई। और जो अपना जो आवृत्ति है वो है दहली आवृत्ति, उसको लिख दिया अपन ने वी नॉट। और एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ पे जो उच्चतम ऊर्जा जो कि के है, इसके बराबर क्या है, एच म्यू माइनस वी। एच म्यू माइनस वो क्या, एच वी माइनस कार्यफलन। एच माइनस से क्या घटाएंगे अपन, एच वी माइनस में से जब कार्यफलन को अपन ने घटाया, बस ये इक्वेशन बन गई। तो समझे आप ये इक्वेशन कैसे आई। कुल मिला के अपन जो है, मतलब कुल मिला के हम जो है के उच्च को ई वी नॉट से उसकी जगह अपन ई वी नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा का क्यू इंटू वी। तो उस हिसाब से अपन के जो है के जो है उच्च, उसकी जगह ई वी नॉट लिख सकते हैं। और उसमें अभी जो है अपना v जो है वी नॉट से बड़ा है, बड़ा होता ही है वो, तो उसमें कुछ वो सोचने वाली बात है ही नहीं, वो तो होता ही है। क्योंकि और उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं पाएगा।
अथवा, और ये कैसे हो गया, तो ये कुछ नहीं है, जो ऊपर वाली जो इस इक्वेशन में है, हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में जो ये अपना ई है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम चार्ज की जगह हमने जो इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसको जो है हम जो है इस साइड लिया है, इसको इक्वल साइन के साइड लिया है, तो ये जो है नीचे आ गया इन दोनों के, इन दोनों के नीचे आया, तो बस हमने इसको ऐसे लिख दिया है, मतलब डिजाइनदार करके कि एच अपॉन ई इंटू गुणे वी माइनस कार्यफलन गुणे ई चार्ज। समझ में आया आपको कैसे लिखा है इसको? और इसको जो है ये जो है अपने 11.4 जो है समीकरण, इसको इक्वेशन इक्वेशन 11.4 इक्वेशन जो है, इसको हमने नाम दिया एनसीईआरटी में। तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इससे यह प्रायोगित होता है कि वी नॉट के विरुद्ध वी का वृत्त एक सरल रेखा है, जिसका ढलान एच भाग ई है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर आपने गणित में पढ़ा ही होगा कि कोई इक्वेशन का जो है, रुकिए जरा 2 मिनट। हाँ, तो ये रही इक्वेशन। तो आपने गणित में पढ़ा ही होगा कि कैसे हम ढलान निकालते हैं किसी भी इक्वेशन को देखकर। तो ढलान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वाई, जैसे ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू, रुकिए मैं पेन यूज कर लेता हूँ, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। वहाँ सी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक्स जो है अपनी एक्स एक्सेस, और वाई जो है अपनी वाई एक्सेस होती है, और जिसमें एम होता है जो अपनी ढलान होती है, जो कि ग्राफ पर दर्शाई जाती है। तो अगर अपन इसको जो है, रुकिए मैं इसको अच्छे से बता लूं पहले। हाँ, तो अगर आप इस इक्वेशन को, मतलब इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन से जो है कंपेयर करेंगे, आप इन दोनों को में इनको देखने की कोशिश करेंगे, तो वी नॉट लिखा है वाई की जगह, एम की जगह लिखा हुआ है एच म्यू, वी लिखा है एक्स की जगह, और जो सी की जगह लिखा है माइनस का कारफलन बाय ई। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, तो इसमें अपनी ढलान की जो है ढलान की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैं इसको ऐसा हटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें जो है ढलान जो है एम, एम जो है वो ढलान है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन को देख के बताइए क्या होगी। तो उसकी वैल्यू होगी एच भाग ई। समझ में आया आपको कैसे होगी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 1906 से 1916 के मध्य मिलेकन ने आइंस्टीन के प्रभाव विद्युत समीकरण को असत्यापी अस- अ- 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 असत्यापित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोगों की श्रृंखला की चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार उसने सोडियम के लिए प्राप्त सरल रेखा का ढलान मापा। तो माप के ज्ञात मान का उपयोग कर उसने, 2 मिनट रुकिए। थोड़ा सा वो टेक्स्ट गलत था, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं उसको, मैंने सही कर दिया। अब देखिए, 1906 से 1916 के मध्य मिलेकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोगों की श्रृंखला की चित्र 11.5 में दर्शाए गए अनुसार उसने सोडियम के लिए प्राप्त सरल रेखा का ढलान मापा। ई के ज्ञात मान का उपयोग कर उसने प्लैंक ई स्थिरांक एच का मान निर्धारित किया था, और जो है यह मान प्लैंक स्थिरांक के उस मान 6.626 गुणे 10 ए जू, 2 मिनट में इसको सही कर देता हूँ जरा। हाँ, तो 6.626 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड के निकट था, जिससे बिल्कुल भी भिन्न संदर्भ में ज्ञात किया गया था, भिन्न संदर्भ में ज्ञात किया गया था। इस प्रकार से 1916 में मिल्टन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के स्थान पर उसकी सत्यता को स्थापित किया। प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना एवं एच तथा फाइनल, जिसको कारफलन कहते हैं, कि मान जो अन्य प्रयोगों से प्राप्त मान से मेल रखते हैं कि निर्धारण के उपयोगों से प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टाइन के चित्रों को स्वीकारा गया। मैंने आपसे कहा था कि आइंस्टाइन के जो है जो समीकरण है उसको जो है स्थापित किया जाएगा और स्वीकारा जाएगा। मिल्टन ने प्रकाश विद्युत समीकरण को बड़ी परिशुद्धता से कई क्षारीय धातुओं के लिए विकिरण आवृत्तियों के विस्तृत प्रयास के लिए सत्यापित किया।
उन्होंने इसको अलग अलग धातु से जो है इसको जो है सत्यापित किया और अलग अलग धातु यूज किए और उनसे निकाला कि जो है प्लैंक कांस्टेंट यानी कि एच, जिसको जो है आइंस्टाइन की जो है एनर्जी एनर्जी की जो ऊर्जा की जो इक्वेशन उसमें यूज किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली और बिल्कुल वो सही आई। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा क्वांटम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने दिखा कि कैसे मिल्टन ने जो है इसको जो है असत्यापित करने की जगह उसने उसको और सत्यापित कर दिया और उल्टा उसको जो है आइंस्टाइन के चित्रण को कैसे हमने स्वीकारा और वो उसको देखा कि वो कैसे वो हर चीज को सही तरीके से दर्शाता है और स्थापित करता है। हर चीज को आइंस्टाइन ने जो है सही तरीके से समझाया है और हमने हर कुछ जो इक्वेशन पहले पढ़ रखी है उसने हर इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे ये क्या हो रहा है, उसका समीकरण सबसे सही था। और इसको मिलेगा ने भी अपनी जो है अपनी थ्योरी के हिसाब थ्योरी की मदद से यह समझाया कि हाँ ये जो है आइंस्टाइन का समीकरण बिल्कुल सही है और जो है इसको सत्यापित किया जाए। तो आज हमने बस इसी को पढ़ा। कलम क्या पढ़ेंगे, कलम पढ़ेंगे प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन। और इस टॉपिक के बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और वो हो सकता है कि एग्जाम में आएंगे, वो हो सकता है कि आएंगे ही। इससे चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल बनना होगा तो हो सकता है एक तो बनना ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर जो है न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, बहुत ही ईजी होते हैं और जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मेरे साथ एनसीईआरटी एक तो आप पढ़ते चलिए, एनसीईआरटी जो है मेरे साथ कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आप बाद में सोचेंगे कि मैं तो अभी वीडियोस देख लेता हूँ बाद में एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, तो इकट्ठी पढ़ने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। और ग्राफ हम 4 से 5 पढ़ चुके हैं तो उन ग्राफ को जो है लिख लिख के बनाइएगा। और बस ग्राफ अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, न्यूमेरिकल अगर आपने ढंग से कर लिए, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपकी कोई जो है क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। डेफिनेशन जो है परिभाषाएं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो है बना के देखिए सारे उसको चित्रों को, जितने भी हमने आपको ग्राफ बताए, जितने भी चित्र बताए उनको बना के देखिए और हर चीज को जो है अपने दिमाग में, किसी भी चीज को रटना नहीं है, हर चीज को समझ के चलना है। ये चैप्टर बड़ा ही ईजी है, बिल्कुल भी कठिन ये चैप्टर नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। और मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत जो है आपको इस चैप्टर पढ़ने में नहीं आएगी। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।